सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान यानी उलुग खान यानी के पागल मोहम्मद, यह भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने हिमालय पर्वत को लांघकर चीन पर हमले की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। एक बड़ी फौज भी उसने इस मुहिम पर भेज दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय के हिसाब से एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन यह बहुत ही सनकी आदमी था जो अपनी सारी योजनाओं को बड़ी हड़बड़ी से और पूरी तैयारी किए बिना ही अमल में लाने की कोशिश करता था। और इसी वजह से उसने बनाई हुई सारी योजनाएं कागज पर तो बड़ी अच्छी, चालाकी और बुद्धिमानी से भरी हुई दिखती थी, लेकिन जब भी इन योजनाओं को हकीकत में लाना होता था तब उसकी जल्दबाजी और आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी तैयारी की वजह से वह केवल एक मूर्खता ही साबित होती। इसी वजह से लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम पगला मोहम्मद और मूर्ख विद्वान ऐसा रख दिया था। सन 1333 में पगले मोहम्मद ने अपनी चीन पर हमले की यह महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। उसे भूगोल का भी आधा अधूरा क्यों न हो, लेकिन अच्छा खासा ज्ञान था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा के रास्ते से जाकर हिमालय पर्वत को लांघकर हम तिब्बत के रास्ते से चीन पहुंच सकते हैं, पूरे चीन पर कब्जा कर सकते हैं, इस बात का उसे पूरा यकीन था। तो उसने केवल नकाशों के बलबूते पर अपनी पूरी योजना बना ली। 40-50 हजार की बड़ी फौज इकट्ठा कर हमले की योजना भी बना ली। जगह जगह पर सैनिक चौकियां बनाने की भी योजना इसमें शामिल थी। इस मुहिम के लिए पगले मोहम्मद ने काफी सारा पैसा भी खर्च किया था। उसका भतीजा खुसरो मलिक इस मुहिम की अगुवाई कर रहा था। मुहिम की सारी तैयारियां हुई और एक दिन बड़ा शोर शराबा करके दिल्ली से यह सारी फौज चीन के लिए निकल पड़ी। लेकिन इस मुहिम के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने दो बड़ी ही बेवकूफियां की थी। इस मुहिम का रास्ता हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा के इलाके से होकर गुजरता था। उस इलाके पर उस वक्त कटोच हिंदू राजाओं का राज था। उन कटोच हिंदू राजाओं को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इस महान मुहिम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वह अपनी इस मुहिम को एक राज रखना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा ही लगा था कि हमारी इतनी बड़ी फौज चुपचाप वहां से निकल जाएगी, हम पर कटोच राजा हमला नहीं करेंगे और हमारी इतनी बड़ी तादाद देखकर वह हमसे डर जाएंगे। लेकिन यह पगले मोहम्मद की एक बड़ी भूल थी। और दूसरी बड़ी गलती मोहम्मद बिन तुगलक ने यह की कि जब हिमालय में बर्फ गिरती है उस ठंड के मौसम में उसने इस मुहिम की योजना बनाई थी। उसकी फौज को वहां के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था और ना ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े थे। यह एक बेहद ही घटिया मुहिम थी। कांगड़ा का कटोच राज्य बिल्कुल छोटा था, उनके पास कम सैनिक थे और इसी वजह से पगले मोहम्मद ने इस राज्य को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। कांगड़ा के कटोच हिंदू राजाओं को यह लगा था कि यह उनके ही राज्य पर हो रहा एक बड़ा आक्रमण है, क्योंकि ठंड के मौसम में कोई हिमालय पर्वत को लांघकर तिब्बत या चीन में जाने की सोच भी नहीं सकता था। तो उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की तैयारी की। उन पहाड़ी इलाकों में छिपकर लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। तुगलकी फौज को पहाड़ी इलाकों में लड़ने का कोई तजुर्बा ही नहीं था। इतनी बड़ी फौज का कांगड़ा पर हल्ला, यह उनके अस्तित्व का, वजूद का सवाल था। तो फिर कांगड़ा के कटोच राज्य का हर बच्चा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। पगले मोहम्मद को अपनी सैन्य की तादाद पर, उसके पास रहे तोप और गोला बारूद पर हद से भी ज्यादा भरोसा था। हिमालय के पहाड़ी संकरी रास्तों पर कटोच सैन्य घात लगाकर छिपकर बैठ गया और जिस वक्त तुगलकी सेना उन पहाड़ी इलाकों में घुसी उसी वक्त हिमवर्षा भी शुरू हो गई। ठंड के मारे उस सारे फौज का बुरा हाल हुआ था और तभी अचानक घात लगाकर बैठे कटोच सैन्य ने उन पर चारों तरफ से जोरदार हमला कर दिया। गाजर मूली की तरह तुगलकी फौज को काटा जाने लगा। कटोच सैन्य के हाथों हजारों तुगलकी सैनिक मारे गए। पूरी तुगलकी फौज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। काफी सारी सैनिक तो पहाड़ी रास्तों में गुम गए या फिर खाई में गिर गए। उनके बहुत सारे सैनिक ठंड के प्रकोप से ही मर गए, बर्फ के नीचे दब गए। बाकी बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर सब कुछ सामान वही छोड़कर दिल्ली की तरफ वापस भागे, लेकिन कटोच सेना उनको भागने का भी मौका नहीं दे रही थी। इस पूरी मुहिम के दौरान तुगलक के कितने सैनिक मारे गए इस बारे में अलग अलग राय है। प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी और फरिश्ता लिखते हैं कि लगभग 10,000 तुगलकी सैनिक इस मुहिम के दौरान मारे गए। लेकिन कांगड़ा के कटोच प्रदेश में यह मान्यता है कि 50,000 की तुगलकी फौज में से सिर्फ 10 घुड़सवार ही वापस जिंदा दिल्ली तक पहुंच पाए।